खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। साउंड को कम करिए जी। गुड इवनिंग। हेलो 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 हेलो। खुश रहिए, खुश रहिए। हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग सभी को। साउंड बढ़ाइए, साउंड बढ़ाइए, साउंड बढ़ाइए। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। शायद कल आखिरी में यही सवाल किए थे ना। ट्रायंगल, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल 9 आया था। चलो क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। The side of a triangle are in the ratio 4, 5, 6. The triangle is, आपको नाम बताना है ट्रायंगल का। क्वेश्चन लिखना है। लिख लिए, आंसर भी निकाले। देखो ना, किसी त्रिभुज की भुजाएं 4, 5, 6 के रेशियो में है और त्रिभुज पहचानना है। एक्यूट एंगल्ड, राइट एंगल्ड। बोलिए भाई। टीवी तो यही चल ही रहा है। साउंड, साउंड बढ़ाना है। साउंड बढ़ाइए, उधर आवाज नहीं जा रहा है। ऐसे कैसे गड़बड़ हो रहा जा रहा है जी? अब जा रहा है, अभी होने जा रहा है। अच्छा, वो जा रहा है, जा रहा है। देखिए करंट ना लगे। देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 5, 6 के रेशियो में है तो कौन सा त्रिभुज होगा आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था, याद है ना, कि दो छोटी भुजा, देखो ये छोटी भुजा है, ये छोटी भुजा है और ये हो गया आपका बड़ी भुजा हो गया। तो मैंने बताया था दो छोटी भुजा का वर्ग। सही हुआ जी? सही हो गया। अच्छा, दो छोटी भुजा, तो छोटकी भुजा 4 है उसका वर्ग करेंगे और 5 है उसकी वर्ग, उसका वर्ग करेंगे। और फिर बड़ी भुजा का वर्ग भी करेंगे और इसकी कंपेयर इन दोनों के सम से करेंगे। ठीक है, दो छोटी भुजा का स्क्वायर का सम करते हैं। बताइए, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 16 कितना, 41 हो गया और यहां पे हो गया 36। अब देखिए ये बड़ा हो गया। तो मैंने आपको सिखाया था कि दो छोटी भुजा के वर्ग का योगफल बड़ा हो जाए तो कौन सा ट्रायंगल? एक्यूट एंगल ट्रायंगल मैंने कराया था, याद है थ्योरी में। दो छोटी भुजा के वर्ग का योगफल अगर बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा हो जाए तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल आपका। तो आंसर हो गया हमारा ये। और अगर मान लेते हैं ये छोटा हो जाता उससे तो फिर क्या होता? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और अगर बराबर हो जाता तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल आपका। यस, नेक्स्ट पे आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग नोट करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस सवाल में साइड लेंथ का रेशियो नहीं दिया है, एल्टीट्यूड का, शीर्ष लंब का दिया हुआ है। तो हमने पढ़ा था ना कि शीर्ष लंब और साइड एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, हाइट हाइट बिल्कुल। बढ़े आगे। चलिए, कहता है यदि एक त्रिभुज का तीनों शीर्ष लंब का अनुपात 3:4:5 है तो कौन सा त्रिभुज है, आपसे यह पूछा जा रहा है। देखो, शीर्ष लंब को यहां पर आप ऊंचाई भी कह सकते हैं, है ना। ऊंचाई, शीर्ष लंब, लंब जो है ना वो लंबवत 90 डिग्री पे होता है, ऊंचाई भी आपका सीधा 90 डिग्री पे होता है। तो शीर्ष लंब का रेशियो 3, 4, 5 दिया, नहीं समझो हाइट का रेशियो दिया हुआ है कितना, 3, 4, 5। किसी त्रिभुज में 3 ठो ऊंचाई होगा और तीनों ऊंचाई का रेशियो दिया है। क्या यहां पर भुजा का रेशियो दिया हुआ निकल सकता है? भुजा का रेशियो निकल सकता है? तो बिल्कुल निकल सकता है। मैंने आपको बताया था कि ऊंचाई जो आपका होगा ना, हाइट, हाइट पता है क्या होता है, साइड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद है, मैंने इस चीज को प्रूव भी किया था कि किसी भी त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो संगत भुजा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ, मतलब ये हाइट का रेशियो दिया है और साइड लेंथ का रेशियो पूछा जा रहा है, तो इसका उल्टा रेशियो हमें लिखना है। 3, 4, 5 का उल्टा रेशियो लिखना है। तो याद रखिए, उल्टा रेशियो लिखना है तो झांप विधि का आप यूज कर सकते हैं। यहां पर उल्टा रेशियो लिखने के लिए आप झांप विधि का यूज कर सकते हैं। चलो यहां झांप देते हैं, तो बोलिए झांपेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। यहां झांपेंगे तो कितना, 15, और यहां झांप देंगे तो कितना, 12 हो जाएगा आपका। तो ये हमारा हो गया, पता है, झांप विधि हो गया ये, है ना। इसे झांपेंगे 5 चौके 20, ऐसे झांपेंगे 5 तिये 15, और ऐसे झांपेंगे 5 4 तिये 12 आपका। तो हमने झांप विधि का यूज किया, हाइडर मेथड जिसको कहते हैं। वैसी स्थिति में आपका ये निकल गया। कभी भी कोई रेशियो का व्युत्क्रम रेशियो निकालना हो, आप झांप विधि कर सकते हैं यूज। तो ये हो गया साइड का रेशियो। कुछ कटेगा क्या? आप बताइए, साइड का रेशियो जब मिल गया, त्रिभुज पकड़ना है, बड़ा आराम से पकड़ सकते हैं। बोलिए 2 गो छोटी भुजा कौन है, यही ना। तो यहां पर हम करेंगे 15 का स्क्वायर और करेंगे 12 का स्क्वायर, ठीक है। इधर करेंगे बड़ा वाला भुजा 20 का स्क्वायर करेंगे। चलो आप इसे सॉल्व कर लो। तो 225 और 144 कितना, 369 है, 369 हो गया। और ये कितना, 400। आप देख सकते हैं कि यहां बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा हो गया और छोटी भुजा का वर्ग छोटा हो गया। तो छोटा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। मैंने ये चीज को क्लियर कट बताया है कि जब 2 छोटी भुजा के वर्ग का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा हो जाए, जब ये छोटा हो जाएगा तो अधिक कोण त्रिभुज। जब ये बड़ा, पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये बड़ा हो गया था तो न्यून कोण त्रिभुज हुआ था। लेकिन इस चीज की पहचान हम कर पाएंगे जब भुजा का रेशियो रहेगा तब। इस क्वेश्चन में भुजा का रेशियो थोड़ा ना दिया था, इस क्वेश्चन में ऊंचाई दिया था। तो ऊंचाई को उलट के भुजा का रेशियो पहले बना लिए और उसके बाद फिर ये रिलेशन का यूज कर लिए। कुछ कहना है बोलिएगा। तो पहले हम क्या किए, ऊंचाई को भुजा बना लिए और उसके बाद फिर ये काम किए।
देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। अगला आप लोग नोट करेंगे क्वेश्चन को। अगला सवाल लिखिएगा। लिखिएगा। कितना आया? 12 आया। ओह, देख लेते हैं। ये एंगल बाई सेक्टर थ्योरम मैंने पढ़ाया था ना, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम मैंने बताया था, बस उसी पर तो ये सवाल है। आप देख लो जरा, उसी पर ये सवाल है। कहता है दिए गए त्रिभुज एबीसी में, आप देख सकते हैं यहां पर ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एबी का मान कितना दे रखा है भाई? 16 दे रखा है। फिर एसी का मान कितना दे रखा है? 12। और कह रहा है बीसी का मान कितना? 21 है। आप देख लो, ये बीसी का मान कितना है? 21 है आपका, 21 सेंटीमीटर है। हाँ, अब कहता है कि एडी कोण ए का समद्विभाजक है। आप देख रहे हैं कि एडी क्या है? कोण ए का समद्विभाजक है। एडी जो है कोण ए का समद्विभाजक है। एडी जो है वो कोण ए का समद्विभाजक है। एडी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। अब कह रहा है बताओ बीडी का लंबाई कितना होगा, है ना। ये बीडी आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। इधर वाला आपसे पूछ रहा है। तो आपको मैंने क्या पढ़ाया था? आप जरा थ्योरी को याद करिए। जैसे ही यहां पर कहा कि एडी कोण ए का समद्विभाजक है, तो समझ गए ये एंगल बाइसेक्टर का सवाल है। बताइए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में ही आपने पढ़ा था ना कि कोई रेखा किसी त्रिभुज का है वो कोण को द्विभाजित कर रहा था। एडी कोण ए का समद्विभाजक है। जैसे ही ये लाइन लिखा हम समझ गए एंगल बाइसेक्टर पे सवाल ये जाएगा। ये एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी लगेगा। एंगल बाइसेक्टर का नियम क्या कहता है? उसका थ्योरम क्या कहता है कि जिस रेशियो में ये दो भुजाएं होती है उस रेशियो में सामने की भुजाएं होंगी, है ना। ये जो बाइसेक्टर है उसी रेशियो में बीसी को बांटेगी। कोई बताएगा 16-12 का रेशियो क्या है? 16 और 12 का रेशियो क्या है? 4:3 है। तो याद रखना यही रेशियो आपका किसका होगा? बीडी और डीसी का होगा। यही रेशियो बीडी और डीसी का होगा। आपको मैंने यही तो पढ़ाया है कि जिस रेशियो में ये दो त्रिभुज की भुजाएं होंगी ठीक उसी रेशियो में एडी सामने वाले भुजा को बांटेगी। बीडी और डीसी का रेशियो वही होगा। याद है सभी को? हाँ, तो बताइए क्या करिएगा। 21 सेंटीमीटर दिया है ये पूरा लंबाई, तो 21 सेंटीमीटर को 4:3 में बांट नहीं देंगे। तो बताइए 21 सेंटीमीटर को बांटना है। देखो इसका रेशियो है 4 और इसका रेशियो है 3,
तो बोलिए पूरा 21 है, 4:3 में बढ़ना, तो 4 3 7 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 1 रेशियो का मान निकलेगा। अब हमसे बीडी का लंबाई पूछता है, तो बोलो बीडी का रेशियो कितना है, 4 है, तो 4 से गुणा करेंगे। बोलो 7 से कटेगा 3 बार में, तो 4 3 12 है, 21 कहाँ, 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। 21 कहां से हो जाएगा जी, चलिए नोट करिएगा। कुछ पूछना है किसी को तो बोलिएगा। ये तो फोटो बना दिया है दिए गए चित्र में। अब फोटो देखने से पता चल रहा है कि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, नहीं बाह्य में तो नहीं है। एबीसी है और अंदर में एडी बनाया, मतलब अंतर है। और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अंतर है कि बाहर है, तरीका तो सेम ही होता है। कुछ कहना है तो बोलिएगा, नहीं तो बढ़िएगा आगे। हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। आगे बढ़े, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन को नोट करिएगा। इसका आंसर भी आप लोग कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अड़तालीस बटा 13। देखिए भाई, इन अ ट्रायंगल एबीसी विथ साइड्स 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एक यहाँ पर ट्रायंगल आप सभी को दिख रहा होगा, ऐसे दिया नहीं है, बना सकते हैं आप, है ना। और यहाँ पर फिर कहता है कि द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। अब बड़ा कोण जो भी रहेगा डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू 2 सेगमेंट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टर सेगमेंट, मतलब उसमें छोटा वाला वो निकालना है। तो ऐसा करिए, यहाँ पर देखो, इसको आप 6 कह दो सेंटीमीटर, इसको आप कह दो 7 सेंटीमीटर, और इसे आप कह दो 8 सेंटीमीटर, ठीक ना। आप बताइए, यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, यही होगा ना। मैंने आपको कराया है कि सबसे बड़ा भुजा के सम्मुख कोण सबसे बड़ा, सबसे छोटा भुजा के सम्मुख कोण सबसे छोटा, और बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। नहीं लिखाए हैं, मैंने बताया है प्रॉपर्टी, है ना। तो जब बोल दिया कि आपका लार्जेस्ट एंगल का बाइसेक्टर खींचना है, तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, देखो यहाँ पर नाम लिखते हैं, लार्जेस्ट एंगल ए की बी की सी, तो आपका जवाब होगा ए, क्योंकि ये लार्जेस्ट भुजा है। तो
लार्जेस्ट भुजा है तो सामने का कोण भी लार्जेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा। अब बाइसेक्टर इसी का खींचना है, बाइसेक्टर इसी का खींचना है AD, ठीक है, AD। अब सवाल कहता है ये बाइसेक्टर हमने खींच दिया तो अपोजिट साइड को दो सेगमेंट में बांट देता है। पहला सेगमेंट हमारा BD है और दूसरा सेगमेंट हमारा CD है। और इन दो सेगमेंट में जो आपका शॉर्टर डिस्टेंस है, जो छोटा वाला सेगमेंट है, उसी का लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। तो छोटा कौन है, ये चीजें तो कन्फर्म हो जाएगा रेशियो से। बोलो, एंगल बाइसेक्टर में हमने यही तो पढ़ा है कि जो रेशियो में ये दो भुजा, उसी रेशियो में ये भी होता है। बोलो 7:6 में, तो EV कितना होगा, 7:6 में हो गया। अब आप ही बताइए शॉर्टर सेगमेंट कौन सा हो जाएगा, BD की CD? CD। BD कैसे होगा, शॉर्टर डिस्टेंस है या सेगमेंट कह सकते हैं, इन दोनों में कौन होगा, तो जिसका रेशियो शॉर्टर होगा, छोटा होगा। यानी समझो ये वाला आपसे पूछ रहा है, कहता है ना विपरीत भुजा को दो खंडों में विभाजित करते, छोटे खंड की लंबाई बताओ कितना है। तो रेशियो 7:6 भुजा का, तो EV 7 कितना होगा। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 7 रेशियो वाला कि 6 रेशियो वाला, 6 रेशियो वाला। यानी आपसे DC का मान पूछ रहा है, जबकि ये पूरा दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर। अब बोलो 8 सेंटीमीटर को इस रेशियो में बांटना है, 8 सेंटीमीटर को इस रेशियो में बांटना। देखो क्वेश्चंस में आया क्या, BD अनुपात DC कितना, 7:6। अब देखो 8 सेंटीमीटर को बांटना है इस रेशियो में, तो 7×6 13 से भाग करेंगे और DC का मान पूछता है जो कि शॉर्टर सेगमेंट है, तो 6 रेशियो में, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो 8×6 48 और बटा में 13 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा आपका। आप लोग किए थे? हाँ, ये सवाल को आप कर सकते हैं। कौन समद्विभाजक प्रमेय पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, अब प्रेजेंट टाइम में भी पूछा जा रहा है आपका। देखो उसी पर है, उसी पर रहेगा तो इसको स्किप करेंगे हम। B 90 डिग्री है, बाह्य समद्विभाजक है, लिख लीजिए इसको तनी। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पर क्वेश्चन है। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पर यह सवाल है। नावधारा का क्लास करने आप लोग आए थे? कितने लोग आए थे, जरा हाथ खड़ा करिएगा। आए थे, चलो अच्छी बात है। कुछ लोग लौट गए जगह की वजह से ना। अच्छा, कुछ और उपाय अगली बार से कर रहे हैं, एक और क्लासरूम बढ़ा रहे हैं। कितना, 60। तरीके वही लगेगा, है ना। देखो मैं बता रहा हूं, कहता है समकोण त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री है। तो आपको तो पहले फोटो इसको सही तरीके से बनाना पड़ेगा आपको, है ना। देखिए ये हो गया आपका,
आप देख लो, ये ए है और ये दूसरा नंबर बी है और ये सी है, और सवाल में ये पता है कितना दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, जबकि ए बी का मान 20 है, बी सी का मान 15 है। अब सवाल में कहता है कि बी ए सी का बाह्य कोण समद्विभाजक, किसका भाई, बी ए सी का। तो अब यहां पर क्या कहता है, बिंदु डी पर सीबी को विस्तारित भाग से मिलता है। क्या बोल रहा है, सीबी के विस्तारित भाग, बीसी नहीं सीबी बोल रहा है, बीसी का विस्तारित भाग नहीं सीबी। मैंने बताया था इसका मतलब, बीसी को बढ़ाया गया इसका मतलब भी मैंने बताया था, और सीबी को बढ़ाया गया इसका मतलब मैंने बताया था। लिखा हुआ है सीबी को बढ़ाया गया, विस्तारित मतलब वही विस्तार करना, बढ़ाना। तो सीबी को बढ़ाया गया मतलब होता है सी से बी की ओर, अब बीसी को बढ़ाया गया मतलब बी से सी की ओर। एक दोनों का अलग अलग मतलब होता है, ऐसा नहीं कि दोनों सेम समझ लेना। बीसी को बढ़ाया गया मतलब बी से सी की ओर, और सीबी को बढ़ाया गया मतलब सी से बी की ओर। यस, तो सीबी को बढ़ाया गया इसका मतलब सी से बी की ओर, उधर बढ़ाया गया है, उधर बढ़ाया गया। तो आइए ना इस वाले भुजा को ऐसे बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के बाद ये बन गया बहिष्कोण, बना ना। अब बहिष्कोण का समद्विभाजक इधर आ गया, देखो बहिष्कोण का समद्विभाजक है और सीबी का विस्तारित भाग है, कहां पर, डी पे मिल रहा है आपका, है ना। इसका फोटो ऐसा बनेगा, सीए को हमने बढ़ा दिया तो ये बन गया आपका बहिष्कोण, और एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। एडी जो एंगल बाइसेक्टर है यानी कोण समद्विभाजक है। ये दोनों कोण पूरा बहिष्कोण बराबर बराबर पार्ट में बढ़ चुका है ना। अब देखो ये हमारा ओरिजिनल जो भुजा कौन सा था, बीसी था, या सीबी, सीबी को बढ़ाया गया, सीबी को बढ़ाया गया मतलब सी से बी की ओर इधर। अगर वहां लिखता बीसी का विस्तारित भाग तो उधर लिख के जाते, इसको बढ़ा के यहां बहिष्कोण बनाते आपका, है ना। अब कहता है कि बीडी की लंबाई कितना होगा, आप हमें बताओ। बीडी का लंबाई आपसे पूछता है, बताओ सेक्शन पॉइंट कौन सा पॉइंट विभाजन कर रही है, बिंदु डी विभाजन कर रही है। पहला जो आपका हमारा सेगमेंट होगा, खंड होगा, वो होगा डीबी, और दूसरा होगा आपका डी सी। इसी सेगमेंट, इसी पॉइंट से हम दूरी लेते हैं। जब रेखा बीसी को बाह विभाजित बिंदु की, तो पहला टुकड़ा हो गया डीबी और दूसरा हो गया डीसी। डीबी पहला टुकड़ा और डीसी दूसरा टुकड़ा। अब सवाल में पढ़िएगा तो कहता है ए बी, देखो ए बी जो है 20 सेंटीमीटर है जी, ए बी, और सवाल कहता है बी सी बोलो कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो आप यही बताइए क्या ये 25 सेंटीमीटर होगा क्या, 25 सेंटीमीटर कई से, तो ट्रिपलेट से, ट्रिपलेट से होगा 15 20 25, 15 20 25 ट्रिपलेट से। अब अगर जिसको ट्रिपलेट नहीं याद है तो फिर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके निकालेंगे। जैसे किसी समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का लंब आधार दिया तो क्या कर नहीं निकालेंगे, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 25 आ जाएगा। नहीं तो याद रखिएगा 15 20 25 होता है, ठीक है। अब चलो आ जाओ, पहला सेगमेंट हमारा हो गया डीबी और दूसरा सेगमेंट हमारा हो गया डीसी, हो गया आपका डीसी। कहोगे सर इसका रेशियो क्या होगा, तो उस रेशियो वही होता है जिस रेशियो में अन्य दो भुजाएं होती है। तो बोले ई भुजा कितना है, 20 है, और ई वाला भुजा कितना है, 25 है। तो जिस रेशियो में ये दो भुजाएं होंगी उसी रेशियो में आपका डीबी और डीसी भी होंगे, है ना। काटिए यहां पर कितना, 4 और ये कितना, 5। सारे विद्यार्थी बताइए यहां से यहां तक रेशियो 4 और यहां से यहां तक रेशियो 5, तो इसका रेशियो 1 होगा क्या, और ये क्या है 15 सेंटीमीटर है कि नहीं बात। तो देखिए इससे ये कितना ज्यादा है, 1 रेशियो ज्यादा है, और ये कितना 15 सेंटीमीटर था। 1 रेशियो का मान 15 सेंटीमीटर, इसलिए पूछता क्या है, बीडी की लंबाई बताओ, ये वाला पूछ रहा है। तो बीडी का रेशियो कितना है
4 है, तो 4 रेशियो का मान कितना होगा? 15 चौके 60 और 60 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। हम जानते, देखो तरीके तो वही लगता है आपका, चाहे इंटरनली सेक्शन हो या फिर एक्सटर्नली सेक्शन हो। जिस रेशियो में ये अन्य दो भुजाएं होती है उसी रेशियो में ये सेक्शन भी होता है। तो 4 और 5 रेशियो बनेगा, तो यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक 5, तो 1 अनुपात का मान 15 और ये पूछ रहा था 4 अनुपात का मान 15 चौके 60। समझ में आया बात? फोटो कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। बाह्य विभाजन थोड़ा अजीब है, लग रहा है कि बांट ही रहा है, लेकिन सच्चाई है कि रेखा ओरिजिनल बीसी है, अब बांट रहा है बाहर में वो बिंदु डी, तभी तो नाम है बाह्य विभाजन। एक रेखा का बाह्य विभाजन जो बिंदु होता है ना, वो रेखा से बाहरी होता है, कहीं इधर होता है। ये रेखा हमारा ए बी है, को बोलेगा ए बी का बाह्य विभाजन बिंदु बताओ, तो बीच में कहीं नहीं होगा, बाहर होगा, बाहर होगा, है ना, पी। अब पहला हमारा जो टुकड़ा होगा वो होगा पी ए, और दूसरा टुकड़ा कहते हैं पी बी। जो बिंदु बांट रही है वहीं से दूरी लेते हैं, पी ए पी बी। अगर कोई कहेगा कि ये रेखा ए बी है, इसका अंतः विभाजन बिंदु बताओ, अंतः विभाजन, तो कहीं बीच में होगा आपका पी। अब पहला टुकड़ा होगा क्या? वही सेम पी ए पी बी, यहां भी वही बात, पी ए पी बी आपका, समझे? अंतः विभाजन बिंदु उस रेखा के अंदर में कहीं ना कहीं होगा। अब बाह्य विभाजन बिंदु, रेखा यहां रहेगा, बिंदु उधर रहेगा आपका, उधर रहेगा, समझे? ये चीजें होता है। कुछ कहना है तो पूछिएगा। आगे सब लोग हेडिंग लगाइए। इसके बाद सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की समरूपता। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की समरूपता। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की समरूपता। चलिए हटाते हैं इसको। अब देखिए यहां पर सब लोग, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जिसमें हमने कहा त्रिभुज की समरूपता। जैसे सिमिलरिटी, सिमिलर वस्तु की बात करें तो धरती पर दुनिया में आपका अनेकों सिमिलर वस्तु है, लेकिन हमें गणित में पढ़ना है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है आपका। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल बड़ा आसान बात है। समरूप त्रिभुज मतलब हम कह सकते हैं वैसा दो त्रिभुज जिसका आकार क्या हो आपका? सेम हो, आकार उसका क्या हो? सेम हो, बट साइज क्या हो आपका? अलग अलग आपका हो। साइज जो है वो आपका अलग भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि जो क्रिकेट वाला जो बॉल है, टेनिस बॉल, कैस्को बॉल, आए को फुटबॉल ले लीजिए आपका, फुटबॉल और क्रिकेट वाला बॉल, दोनों क्या है? दोनों जो है आपका सिमिलर है, दोनों स्फेरिकल है, गोलाकार ये भी है, गोलाकार आपका वो भी है, दोनों स्फेरिकल है ना, लेकिन साइज उसका क्या है? एक का छोटा है, एक का आपका बड़ा है। तो कहने का मतलब ये दोनों बॉल को हम सिमिलर कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। इसमें दो चीजें आपको पढ़ना है, एक पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल और दूसरा पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की सर्वांग समता। तो सर्वांग समता में साइज जो है छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, डिट्टो एकदम हूबहू सेम सेम। अगर एक आप टेनिस बॉल ले रहे हैं तो दूसरा का दूसरा भी टेनिस बॉल होना चाहिए, मतलब शेप भी एक तरह का मिलना चाहिए और साइज भी एक ही होना चाहिए आपका, है ना। जैसे आप मान लेते हैं हथेली ले लिए, ये आपका हथेली ले लिए, तो हथेली में क्या हुआ आपका? ये दोनों हथेली क्या है? सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है, समरूप नहीं है। समान रूप का कब होता है? मतलब समरूप तो खैर कह सकते हैं, जो सर्वांगसम आकृति होता है उसको समरूप कह सकते हैं, लेकिन समरूप को सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं। ये हमारा इस सर्वांगसम है, सर्वांगसम मतलब सर्व अंग समान। अगर हम आगे अपना दाहिना हाथ वाला हथेली रख दिए होंगे बराबर बराबर मिला करके, तो आगे से आप देखिएगा तो आपको पीछे वाला नहीं दिखेगा। अब अगर दिख रहा है तो फिर हमारा हथेली छोट बड़ है, दिख रहा है? कहां दिख रहा है जी? झूठ बोलते हैं ना, दिख रहा है, इधर से तो दिखबे ना करेगा, सामने से देखना है ना, तो फिर दिक्कत की बात है ना। तो समझे, आगे वाला रखे आगे तो पीछे वाला ना दिखे, और पीछे वाले फिर आगे रखे तो आगे वाला ना, इधर वाला ना दिखे, तब समझो ये दोनों क्या है आपका? सर्वांगसम वस्तुएं हैं, है ना।
उसी प्रकार त्रिभुज में आपको पढ़ना है, समरूप पढ़ना है और सर्वांगसम पढ़ना है। देखिए सिमिलर ट्रायंगल के बारे में क्या लिखा है, साइज में बी डिफरेंट और नोट बट देयर शेप इज सेम। उसका शेप क्या होना चाहिए पता है, सेम होना चाहिए। आकार, अभी मैंने बोला ना गोलाकार फुटबॉल भी है और गोलाकार आपका टेनिस बॉल भी, छुटका बॉल भी गोलाकार है, तो शेप तो दोनों का सेम हो गया, गोलाकार गोलाकार, स्फेरिकल स्फेरिकल। लेकिन साइज में भी डिफरेंट और नोट, साइज आपका डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर साइज अलग अलग है तो भी सिमिलर है और साइज सेम है तो भी सिमिलर है। मैंने बोला ना कि जो सिमिलर होगा उसका साइज सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन कोई कहेगा कि सर सर्वांगसम में साइज डिफरेंट होगा, तो नहीं होगा। सर्वांगसम मतलब सर्वांग समान, उसमें साइज भी सेम और शेप भी सेम आपका होना चाहिए। इसीलिए हम लोग सर्वांगसम को समरूप कह सकते हैं, लेकिन समरूप को सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें सीधी सी बात है कि आकार तो एकदम सेम रहना चाहिए, डिट्टो एकदम। ऐसा नहीं कि एगो यहाँ त्रिभुज कर लेंगे और एगो गोला ले लेंगे, क्या इस समरूप आकृति कहलाएगा? कभी नहीं। अगर ये त्रिभुज है तो यहां भी क्या होना चाहिए, त्रिभुज ही होना चाहिए। तो ये त्रिभुजाकार है तो दोनों को हम सिमिलर कह सकते हैं, है ना। आकार सेम है, त्रिभुजाकार, लेकिन क्या साइज सेम है? नहीं है। तो साइज सेम नहीं है तो भी सिमिलर है, और साइज अगर सेम है तो भी सिमिलर है। और साइज सेम है तो सिमिलर होने के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट भी आपका है। वही चीज यहां पे लिखा है, साइज में भी डिफरेंट और नोट, साइज डिफरेंट हो सकता है या नहीं, बट लेकिन देयर शेप इज सेम, उनके शेप क्या होता है, समान होता है। यह ध्यान रखना है। अब कहोगे सर दो त्रिभुज जब समरूप रहेगा तो क्या होगा? देखो समरूपता का ये सिंबल होता है इस तरीके से, आपका इस तरीके से ये समरूपता का सिंबल होता है, ऐसे, है ना। अब दो त्रिभुज जब समरूप रहेगा तो क्या होगा? तो यहां पर क्लियर बात है कि दो त्रिभुज जब समरूप होंगे तो संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर होंगे। संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर होंगे आपका। अब कहोगे सर संगत भुजा ही कहां से आ गया? तो देखो संगत भुजा का मतलब क्या होता है, ऐसा लिखा हुआ लगता है कि जी, देखो तो अगला वही तो लिखा हुआ है, संगत भुजा बराबर, संगत भुजा यहां से डैश मार लेंगे इसे। संगत भुजा क्या होता है जानते हैं? बराबर कोण के समुख भुजा। दोनों त्रिभुज का जो भुजा बराबर है, या दोनों त्रिभुज का जो कोण बराबर है, उसके सामने की भुजा को हम संगत भुजा कहते हैं। देखो फिर से बोल रहा हूं, दो त्रिभुज, ये रिजल्ट है, जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या? समान अनुपात में, अनुपात समान होगा। अगर इस वाले त्रिभुज की भुजा दुगुना इसके कंपैरिजन में है, एक भुजा अगर दुगुना हो गया 2:1, तो सभे भुजा क्या होगा? 2:1 होगा। ऐसा नहीं कि एक भुजा इसका ए बी और इसका सी डी 2:1 में है तो दूसर का भुजा का कुछ और रेशियो हो जाएगा, नहीं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उनके सभी भुजाएं क्या होंगे? समानुपाती होंगे, एक ही रेशियो में होगा, रेशियो कभी नहीं वैरी करता है। और साथ साथ संगत कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं, है ना। संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कहोगे सर संगत भुजा क्या होता है? तो संगत भुजा का मतलब यहां डैश ऐसे दे दीजिएगा, क्या होता है? बराबर कोण के समुख भुजा। बराबर कोण के जो सामने वाला भुजा होता है उसी को संगत भुजा कहते हैं। इसको नोट करते चलिए आप। ये इसका सिंबल होता है सिमिलरिटी का, समरूपता का। ये इससे भेंट आपको हुआ होगा हमारे ख्याल से, 8वीं में, 8वीं क्लास में। हाँ भाई 8वीं 9वीं 10वीं में। चलिए बढ़ते हैं।
बढ़े आगे, चलो। यहां देखिए क्या कहता है, एक ट्रायंगल हमने ए बी सी ले लिया और दूसरा ट्रायंगल हमने पी क्यू आर ले लिया, ठीक है। अब जैसे देखिए यहां पर कोण सी और कोण आर क्या है, बराबर है। यहां पर आप देख सकते हैं कोण ए और कोण क्यू क्या है, बराबर है। और फिर देख सकते हैं कोण बी और कोण पी क्या है, बराबर है आपका। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दो त्रिभुज का तीनों कोण क्या है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो यहां पर ये दोनों त्रिभुज पता है क्या होगा, समरूप होगा। तो दोनों त्रिभुज के बीच में ये आकृति को आप डाल सकते हैं। ये बता रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब थोड़ा यहां पर संगत भुजा की बात करते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया कि संगत भुजा जो होता है ना, वो बराबर कोण के सम्मुख भुजा होता है, बराबर कोण के सामने की भुजा होता है। तो आप हमको बताइए यहां पर इन दोनों त्रिभुज में बताओ कौन कौन, कोण सी और कौन बराबर है, कोण सी और आर बराबर है। इन दोनों त्रिभुज में आप जाइएगा तो कोण सी और कोण आर बराबर है। तो ये दोनों कोण बराबर है, तो इसके सामने की भुजा संगत भुजा कहलाएंगी। तो बताइए इसके सामने की भुजा कौन, ए बी। और उस त्रिभुज में जाइए इसके सामने का भुजा पी क्यू। तो ए बी और पी क्यू को हम संगत भुजा कहेंगे, या फिर ए बी का संगत भुजा पी क्यू कहेंगे, पी क्यू का संगत भुजा ए बी कहेंगे, है ना। संगत भुजा की परिभाषा क्या है, तो मैंने आपको क्लियर कट बताया है कि बराबर कोण के सम्मुख भुजा संगत भुजा। आपका नहीं समझे, बराबर कोण के सम्मुख भुजा संगत भुजा होता है। जैसे ई कोण सी और कोण आर बराबर है, तो इसके सामने की भुजा आप ले लो, तो इसको क्या कहते हैं हम, संगत भुजा कहते हैं। देखिए तो ए बी का संगत भुजा कौन होगा, पी क्यू, और पी क्यू का संगत भुजा ए बी। एरो दोनों साइड लगा हुआ है आपका, ठीक है। फिर इसके बाद आप बताओ, आप सारे विद्यार्थी बताइए एंगल ए के बराबर कौन है उसमें, अरे बोलिए एंगल ए के बराबर कौन है, क्यू है। एंगल ए के बराबर क्यू है, तो ए के सामने वाला बोलिए कौन सा भुजा है, बी सी। ए के बराबर क्यू है तो क्यू के सामने पी आर। तो याद रखना बी सी और पी आर एक दूसरे का संगत भुजा होगा। बीसी और पी आर एक दूसरे का संगत भुजा, यानी बीसी का संगत पी आर और पी आर का संगत बीसी। आपका संगत भुजा का मतलब क्या होता है, बराबर कोण के सम्मुख भुजा। अरे ऊपर में लिखा हुआ था जी संगत भुजा, फिर डैश मैंने देने को बोला था, क्या था वो, बराबर कोण के सम्मुख भुजा था आपका। याद रखना, ये छोटी सी बात है, बड़ा काम का चीज ये है। ये आपको सिमिलैरिटी में भी जरूरत पड़ेगा और कॉन्ग्रुएंसी में भी आपका। अब देखो यहां पर तीसरा कोण कौन सा रह गया, कोण बी। तीसरा कोण इस त्रिभुज में कोण बी और कोण पी बराबर है। तो ई दोनों कोण बराबर है, तो इसके सामने का भुजा कौन, ए सी, या इसके सामने का भुजा क्यू आर संगत भुजा कहलाएगा, है ना। एरो इधर भी मार देना है, इसका संगत वो, इसका संगत ये। तो क्या किसी दो त्रिभुज में संगत भुजा पहचान सकते हैं, बड़ा आसान है पहचानना, बराबर कोण के सामने की भुजा संगत भुजा। माथा पता नहीं जोर दीजिए और याद करिए इसको, बार बार मैं एक बात बोल रहा हूं, है ना। इसका काफी यूज है, नहीं तो अगर इसे नहीं पकड़ पाइएगा संगत भुजा तो फिर कहानी खत्म है, सिमिलैरिटी खत्म, कॉन्ग्रुएंसी आपका। मैं क्या कह रहा हूं कि बराबर दो गो त्रिभुज रहेगा यदि समरूप, अभी समरूप हम लोग पढ़ रहे हैं, सिमिलर, तो वैसी स्थिति में दोनों त्रिभुज में जो जो कोण बराबर होगा, एगो इसका कोण बराबर है, उसका कोण बराबर होगा। अभी आपने क्या पढ़ा समरूपता का रिजल्ट में कि इनके संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। अगर दो गो त्रिभुज समरूप है तो दोनों का तीनों कोण बराबर होगा, एगो इसका, एगो उसका, फिर इसका, इसका, फिर कोई ना कोई दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर होगा। और वही बराबर कोण के जो सामने वाला भुजा होगा उसी को संगत भुजा कहते हैं। तो यहां पर संगत भुजा पे हमने चर्चा किया, एरो दोनों साइड लगाना है, उसका संगति इसका संगति, दोनों तरफ सही है। अब देखो जो संगत भुजा होता है वही समानुपाती होता है, वही समानुपाती होता है, समान अनुपात में होता है। तो बोलिए यहां पे संगत भुजा कौन कौन है,
ए बी और पी क्यू है, तो देखो ए बी बटा में पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू मतलब इन दोनों का रेशियो बराबर बी सी बटा पी आर, अब बराबर ए सी बटा क्यू आर। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, फिर कह सकते हैं ये कोई ना कोई कांस्टेंट के बराबर होते हैं, तीनों आपस में बराबर भी होते हैं। यही है सिमिलरिटी का रिजल्ट। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो तीनों भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। जितना अनुपात में ई होगा ना संगत भुजा, उतना ही अनुपात में ये भी होगा, उतना ही अनुपात में ये भी होगा। कब? जब त्रिभुज समरूप हो तब, है ना। यहां पर जब दो त्रिभुज समरूप हो तब ऐसा होगा आपका, है ना। वैसे यहां पर हमने फिगर लगा करके कंफर्म कर दिया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो इसमें संगत भुजा किसको किसको कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए, है ना। और फिर पता होनी चाहिए कि संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समान अनुपात में होती है। कब? जब दो त्रिभुज समरूप हो तब। भुजाएं अनुपाती का कोण क्या होगा, बराबर। आप देख लो इसका तीनों कोण उसके तीनों कोण किससे बराबर है। अब यहां पर मेन बात है कैसे पहचानेंगे सर सवाल में कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, कैसे पहचानेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो इसका भी अपना क्राइटेरिया होता है, उस पर हम बात करते हैं। फिलहाल इसको जल्दी से नोट करिए। कुछ कहना है इसमें किसी को? बोलिएगा, डाउट जो रहेगा पूछते चलिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारा ये शर्त है, दो समरूप त्रिभुज होगा, इसकी क्या क्राइटेरिया है जरा ध्यान दीजिएगा। दो समरूप त्रिभुज होगा, इसकी क्या क्राइटेरिया है जरा इस पे विचार करिए आप। देखो हमारा समरूप त्रिभुज समरूप होने का यही क्राइटेरिया है। क्या है क्राइटेरिया जानते हैं? पहला है एंगल 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 समरूपता, और दूसरा या एंगल एंगल समरूपता। मतलब यह है कि एंगल 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 का मतलब क्या है कि किसी त्रिभुज का तीनों कोण यदि बराबर है, किसी दो त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है। एंगल 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 3 बार लिखा है, मतलब कोई दो गो त्रिभुज, एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, है ना। और दोनों त्रिभुज में अगर तीनों कोण बराबर हो गया तो भी हम दावे के साथ कहेंगे वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर पहचानने का ही तरीका है एंगल 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 समरूपता पहला, या फिर कह सकते हैं डबल एंगल समरूपता। अगर किसी दो त्रिभुज का दो कोण भी बराबर है तो भी क्या कहलाएगा, समरूपे कहलाएगा। ऐसे भी आपको पता होनी चाहिए किसी त्रिभुज का जब दो कोण बराबर हो ना तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है, नहीं होता है। किसी दो त्रिभुज का देखो फोटो बनाते हैं, ये त्रिभुज हमारा है और एक त्रिभुज हमारा ये है। आप ले लो यहां पर 50 डिग्री ले लिए, यहां पर हमने ले लिया 70 डिग्री ले लिया, ठीक है। अब देखो यहां हमने 50 डिग्री ले लिया और यहां ले लिया हमने 70 डिग्री। बोलिए इसका दो कोण कितना, 50 70। एक और दो कोण कितना, 50 70 आपका, 50 70 आपका। अब तीसरा कोण इसमें क्या बच जाएगा, तो 180 में से यही दोनों घटेगा तो कितना बचेगा। यहां भी तीसरा कोण निकालने के लिए 180 में से दोनों घटेगा 60 होगा। तो आपको नहीं लगा कि दो कोण पहले से बराबर था तो तीसरा का भी बराबर हो गया, क्योंकि चाहे त्रिभुज कितनों साइज में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तीनों कोण का सम तो 180 होगा। ये छोटा सा त्रिभुज हो तो भी तीनों कोण का सम 180, एक बड़ा सा त्रिभुज बना देंगे तो भी तीनों कोण का सम कितना होगा, 180 होता है। भुजा की लंबाई वैरी करेगा, भुजा की लंबाई इसमें बड़ा इसमें छोटा, भुजा वैरी करेगा, लेकिन सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 वो क्या रहेगा आपका, फिक्स रहेगा, चाहे त्रिभुज छोटा हो या बड़ा हो आपका, है कि नहीं बात। तो हमारा ये कहना है कि अगर किसी दो त्रिभुज का दो कोण भी बराबर दिख गया। अब कुछ लोग जानते हैं सीधा सीधी मिलाते हैं कि सर ई बराबर ई, इधर वाला बराबर इधर वाला और उधर वाला बराबर उधर वाला, मतलब एकदम ऐसा कुछ नहीं होता है, घुमा फिरा के दे सकता है। इसका ई वाला कोण और इसका ई वाला कोण बराबर दे सकता है, इसका ये वाला कोण और इसका ऊपर वाला कोण बराबर, घुमा फिरा के खूब दे सकता है, इसमें कोई तरह नहीं। वो आपको पकड़ना पड़ेगा, बस इतना देखना है कि इसका कोई भी दो कोण
और उसका कोई भी दो कोण यदि बराबर है, दो गो त्रिभुज का दो गो कोण यदि बराबर है तो आप दावे के साथ कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और फिर उसके बाद चाहे तो भुजा का अनुपातिक लिख के अपना आंसर निकाल सकते हैं, भुजाएं अनुपातिक होती है। अब अगर तीनों कोण बराबर हो गए तो और ही अच्छा बात है आपका। अब ये भी नहीं समझना है कि दो कोण बराबर है, दोनों सेम है। अरे दो गो कोण बराबर है, तीसरा तो हो भी करता है, अभी हम लोग देखें तो समझो दोनों बराबर है। तो याद रखना, दो त्रिभुज समरूप है या नहीं पहचानने के लिए आपको ये क्राइटेरिया ध्यान रखना पड़ेगा, ये कंडीशन ध्यान रखना है। एंगल 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 और दूसरा हमारा है डबल एंगल, इसको नोट कर लीजिए बस, ये इसका कंडीशन है, लिख लिए। चलो तो हटाते हैं। अच्छा, अगर हम संगत भुजा बता सकते हैं कौन कौन होगा? देखिए तो बोलिए, यहां पर इस एंगल के लिए अच्छा नाम ना है ए बी सी और डी ई एफ आपका, तो बोलिए एंगल ए 50 डिग्री के लिए संगत भुजा, तो यहां बी सी यही 50 यहां पर है, डी ई हो जाएगा नहीं। और 70 डिग्री वाला बोलिए 70 ए सी और 70 के सामने ई एफ और जो 60 बच गया इसके सामने ए बी, 60 के सामने इधर डी एफ आपका संगत भुजा। बराबर कोण के सामने वाली भुजा को संगत भुजा कहते हैं। और फिर जब ये दोनों समरूप प्रूफ हो जाएगा, जब ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो जो अभी नाम बोले ना संगत भुजा में, उस सब अनुपातिक हो जाएगा। इतना बटा इतना बराबर, इतना बटा इतना बराबर, इतना बटा इतना। यही तो है समरूपता, आपका सवाल यहीं से बनते हैं, है ना। अब देखो यहां पर बड़े आ गए ना। चलिए, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। देखो ई जो है ना, ई छापने का जरूरत नहीं है। ई मैं पहले ही बता चुका। देखो दो गो कोण बराबर है तो तीसरा भी बराबर होगा। देन वी नो एंगल सी इक्वल टू आर, अभी ना बताएं अभी, है ना। यहाँ पे नोट में वही लिखा है, दो त्रिभुज का जब दो कोण बराबर हो तीसरा कोण बराबर होगा। नोटवा खाली लिख लीजिए वाला, इतना नोट में बस, खाली ऊपर नीचे मत छापिएगा, जितना कहें उतने, वो हो चुका है ऊपर नीचे वाला। इन नोट केवल लिख लेंगे वहीं पर कि दो त्रिभुज का जब दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। पानी लाइएगा जी, आवाज पहुंचा हमारा? हाँ जी, हट गए। दो त्रिभुज का जब दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। दो त्रिभुज का जब दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर इसको इसे पढ़ते चलिए। सब बता चुके हैं कि देखो यहां पर तीनों कोण बराबर हो गया ना, पहला इसका इसका, फिर इसका इसका, फिर इसका इसका, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप। देखो ये समरूपता का चिन्ह है ना। दोनों त्रिभुज क्या हो गया? और जब त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं क्या होंगी? अनुपातिक। देखो एक चीज और यहां पर सिखाते हैं, छापना कुछ नहीं है, खाली सीखना है, छापना नहीं है कुछ, छापने मत लगिएगा। सुनिए यहां पर ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। कहीं मान लेते हैं, जानते हैं सवाल में, कोई सवाल में ऐसे लिख दिया हो, मिलेगा लिखा हो, बहुत सवाल में मिलेगा ऐसा लिखा हुआ, तो आप रेशियो जानते हैं, बड़ा आराम से और बड़ा इजी वे में लिख सकते हैं। रेशियो बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? सुनिएगा, देखिए यहां शुरू से दो गो भुजा इसका लीजिएगा, तो यहां से दो गो भुजा शुरू से लेना होगा, इसी को संगत भुजा कहते हैं। अगर ये जो लिखा है इतना, तो इसी में आप पकड़ सकते हो कि कौन संगत भुजा है और कौन संगत भुजा नहीं। यहीं पे लिखा हुआ है, उसी से आप पकड़ सकते हो, है ना। देखो ए बी क्या संगत कौन? पी क्यू। अच्छा यहां पे, हाँ वही क्या गड़बड़ हो गया क्या यहां पर? ठीक है, हाँ तो ए बी का संगत कौन? पी क्यू आपका। देखो यहां पर दिख रहा है ना, संगत भुजा है तभी तो अनुपात में लिखा है, संगते भुजा ना अनुपातिक होता है। अच्छा यहां पर फिर पीछे वाला दो को देखिए, बी सी
देखो इधर जब पीछे वाला दूगो तो यहां भी पीछे वाला दूगो क्यू आर कहां गया, देखो यहां पर बीसी बटा क्यू आर। अब फिर एगो छोड़ के इसे ए सी, यहां भी छोड़ के पी आर, संगत भुजा आपका होगा। तो अगर दूगो त्रिभुज समरूप लिखा हुआ है, कभी सवाल में लिखा हुआ कुछ भी घुमा घुमा करके सवाल में लिखता है, आर पी क्यू कर देगा, आर ओ पी कर देगा, घुमा फिरा कर लिखेगा ना, तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। इसका शुरू वाला दूगो तो उसका शुरू वाला दूगो, इसका पीछे वाला दूगो, इसका पीछे वाला दूगो, आपका एक यहां एक छोड़ के यहां एक छोड़ के। अब लिखिए खूब शौक से, बिल्कुल सही होगा आपका, है ना। ये सारे के सारे संगत भुजाएं कहलाएंगे। ए बी का अगर कोई पूछेगा ए बी का संगत तो पी क्यू, बी सी का संगत क्यू आर, ए सी का संगत पी आर, और सब क्या होंगे, समानुपाती होंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट के बराबर होगा। इसको हम पहले ही लिखा चुके हैं आपको। जब रेशियो बराबर है तो कोई ना कोई किसी न किसी कांस्टेंट के तो बराबर ये तीनों रहा ही होगा, इसलिए यहां पर के लिखा गया है आपका। समझ में आया बात है? तो अगर ऐसा लिखा रहेगा तो पहचान पाइएगा किसके संगत कौन भुजा है। बोलिएगा बीसी के संगत कौन है, क्यू आर, और पी क्यू के संगत ए बी, और पी आर के संगत, देखो पी आर के संगत एक छोड़ के, तो यहां ए सी आपका, है ना। और जो संगत भुजा अभी आप नाम लिए वही क्या होता है, समानुपाती होता है। याद रखना, एगो भुजा होगा पहले का त्रिभुज का, और एगो भुजा होगा दूसर का त्रिभुज का, उधर वाले का, है ना। और सब समान अनुपात में होता है। तो समान अनुपात में संगत भुजा कब होता है, जब त्रिभुज समरूप होता है तब होता है। कोण बराबर, देखो तीनों कोण बराबर कब होता है, जब त्रिभुज समरूप होता है ना। यहां पर अब हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी बातें अभी सीखना है इसमें, ये अलग चीजें है। हमारा विचार है कि यहां से लेके यहां तक छापी है, तब एक बार समझाएंगे। पानी पी ले, हाँ सही है, कहे जी भुला जाते हैं, याद पड़ता है तब। जूम करे, हिंदी लिखते चल जाइएगा। इन रेडियस मतलब अंतः त्रिज्या, और सरकम रेडियस मतलब हो गया बाह्य त्रिज्या या फिर परित्रिज्या कहते हैं। मीडियन मतलब माध्यिका, और एल्टीट्यूड मतलब शीर्ष लंब है। त्रिभुज के कोण को भी दर्शा दीजिएगा, कौन कौन है सो, है ना। अरे इन रेडियस जी, इन रेडियस अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, छोटकी आर को अंतः त्रिज्या कहते हैं। अब बड़ी आर क्या हो गया, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस का मतलब क्या होगा, परित्रिज्या या बाह्य त्रिज्या भी कह सकते हैं। परित्रिज्या या बाह्य त्रिज्या बड़ी आर को बोलते हैं। मीडियन मतलब हो गया माध्यिका, मीडियन मतलब हो गया माध्यिका। माध्यिका क्या होता है, माध्यिका, ये सारी चीज को हम चर्चा करेंगे, बताएंगे, है ना। लेकिन फिलहाल नहीं, अभी ये आगे थोड़ा, है ना। आज बस जानिए कि ज्योमेट्री में वो कोनो जीव जंतु का नाम है माध्यिका, है ना। आईएच आपका हो गया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को कहते हैं हिंदी में शीर्ष लंब कहते हैं। अभी आया था थोड़ी देर पहले ही एल्टीट्यूड, है ना। बड़े आगे, एकदम छापते जाना है क्योंकि सब समझा हुआ है, एक बार खाली बोलना है बस। यहां पर ए मतलब हो गया एंगल बाइसेक्टर, हिंदी में कहेंगे कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर को कहेंगे कोण समद्विभाजक। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया तो समझ ही रहे हैं, क्षेत्रफल, बस बड़की ए एक जगह छोटकी ए है।
कौन क्या है, वो है आपका छोटी आर इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल, बड़ी आर सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल, एम मीडियन ऑफ ट्रायंगल, अंत त्रिज्या, परित्रिज्या, माध्यिका, एच क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, शीर्षलंब, वो ट्रायंगल का सिंबल है। सब ट्रायंगल ना लिखे का मन है तो ऐसा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बाई सेक्टर छोटकी है और बड़की हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। ठीक है, छाप लिए जी इतना, एहू छापिए। एहू छापना। हाँ, पेरीमीटर, PER डॉट मतलब पेरीमीटर, पूरा एकदम यहां से वहां तक छाप लेना है। जय गो है, तय तरह के सवाल बन सकता है। 1 2 3 तो भुजा है, 2 3 4 5 6 7 7 8, एक लास्ट में यहां 8 टाइप के 8 चीजों से सवाल इसमें बन सकता है। अब 8 वहां पे लिखा हुआ है, अब यहाँ नीचवा में देखिएगा बराबर में लिखा हुआ है A1/A2 पावर 1/2। अब इसका मतलब समझाते हैं। हाँ, बराबर में नीचे वाला भी लिखना है, उसी के बराबर है। उसी के साथ कर देना है, हमारे पास जगह नहीं था इसलिए नीचे में लिखवा दिए हैं। उसी में होगा, बराबर करिए वहां पर A1/A2 ये चीज। चलिए अब समझने का प्रयास करना है। लिख लिए सब लोग? देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि यहां पर 2 ट्रायंगल दे रखा है और आप यहां देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज का तीनों कोण क्या है, बराबर है। ए के बराबर कौन सा है, डी है, और बी के बराबर कौन सा है, ई है। और देखो 3 ठो यहां पर लकीर है, 3 पाई है, 3 पाई यहां पर आपका है, तो सी बराबर कौन सा है, एफ है। और जैसे ही इन दोनों त्रिभुज का कोण बराबर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समरूप का यही सिंबल है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब त्रिभुज का ये सब पाठ पुर्जा, किसी त्रिभुज में अंतर त्रिज्या भी होता है। अंतर त्रिज्या समझते हैं, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या। इसके अंदर में एक सर्किल रहा होगा, उसके अंदर में एक सर्किल रहा होगा, और उसके त्रिज्या को ही अंतर त्रिज्या कहते हैं। ये सब त्रिभुज का पाठ पुर्जा है जो एक त्रिभुज के अंदर में होता है। स्मॉल आर, कैपिटल आर, मीडियन, हाइट, जिसको आप एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, आपका हो गया एंगल बाई सेक्टर, हो गया आपका एरिया, हो गया है ना, जो भी चीजें हैं, है ना, ये सारे के सारे त्रिभुज का पार्ट है। त्रिभुज में ये सब चीज देखने को मिलता है। अब सवाल में कभी माध्यिका दिख जाएगा, कभी परित्रिज्या दिख जाएगा, कभी अंतर त्रिज्या दिख जाएगा, कभी सरसलंब दिख जाएगा, कभी कोण समद्विभाजक दिख जाएगा, कभी परिमाप दिख जाएगा, कभी एरिया दिख जाएगा, है ना, कभी भुजा दिख जाएगा आपका। तो जितने भी त्रिभुज के पार्ट पुर्जा होते हैं उन सब में कुछ न कुछ रिलेशन होता है। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है तब, है ना। तो ये 2 ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर है, कैसे पकड़ लिए कि सिमिलर है, तो तीनों कोण इसका क्या है, बराबर है। 2 गो त्रिभुज का जहां तीनों कोण बराबर हुआ, या 2 गो अगर कोण बराबर है तो भी सिमिलर है। अभी हम लोग कंडीशन पढ़ा ना, एंगल 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 क्राइटेरिया या फिर एंगल एंगल क्राइटेरिया। अब देखो इसमें जो जो त्रिभुज का पार्ट पुर्जा होता है मैंने उस पर चर्चा किया। छोटकी आर तो त्रिभुज की अंत त्रिज्या, बड़ी आर त्रिभुज की परित्रिज्या। बड़ी आर का मतलब क्या है कि त्रिभुज के बाहर में सर्किल होगा उसके रेडियस को बड़ी आर कहते हैं, और अंदर में सर्कल होगा उसके रेडियस को छोटी आर कहते हैं।
एम फॉर मीडियन, मीडियन मतलब हो गया माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है किसी त्रिभुज के शीर्ष और सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। बस इतना ही बोलेंगे, इस पर चर्चा बाद में करेंगे, है ना। माध्यिका भी होता है कुछ, है ना, ऐसे जान लीजिए। एच होता है ऊंचाई, समझ रहे हैं, ऊंचाई तो सब लोग समझ रहे हैं। ए हो गया एंगल बाई सेक्टर, ये भी समझ रहे हैं, एंगल बाई सेक्टर। अब एंगल बाई सेक्टर थ्योरम में नहीं देखे, कोण को बराबर भाग में बांटने वाली रेखा जो एडी था, है ना। और ए कैपिटल ए क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो यहां पर इन सबके बीच एक संबंध होता है, आप देख सकते हैं। संबंध तब होता है जब ये दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो आप देखो, जब दो त्रिभुज समरूप होगा देन तो ये सारे की सारी बातें, जब दो त्रिभुज समरूप होगा, जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो देखिए क्या है, देखो ए बी बटा डी ई, देखो यहां पे दिख रहा होगा ए बी बटा डी, दिख रहा है ना। फिर बी सी बटा ई एफ, कहां पर है बी सी बटा ई एफ, यहां पर आपका है। ये वो छोड़ के ए सी बटा डी एफ। तो यहां से यहां तक जो लिखा है, क्या लिखा है, संगत भुजाएं आनुपातिक होती है, समानुपाती होती है। संगत भुजाएं समान, यहां से यहां तक क्या है, संगत भुजा है। और सब समान अनुपात में होता है, जितना अनुपात में ई वाला भुजा उतना ही ई भी, उतना ही में ई भी आपका। कि सर और क्या समानुपाती होता है, तो परिमाप भी समानुपाती होता है। पेरीमीटर ऑफ एबीसी और फिर पेरीमीटर ऑफ डीएफ। याद रखना, खाली दो त्रिभुज समरूप होने पर भुजे समानुपाती नहीं होता है, संगत भुजा ही समानुपाती नहीं होता है, दोनों का परिमाप भी समानुपाती है। जौना अनुपात में भुजा होगा, अगर 1:2 में भुजा है तो ई वाला निकलेगा 1:2, तो ये भी 1:2 होगा, ये भी 1:2 होगा, और परिमाप भी 1:2 में होगा। खाली परिमापे ना पढ़िए, अंत त्रिज्या भी 1:2 ही में होगा, परित्रिज्या भी 1:2 ही में होगा। H1:2 शीर्षलंब भी 1:2 ही में होगा, मीडियन भी 1:2 ही में होगा, कोण समद्विभाजक भी 1:2 ही में होगा। यानी सब का रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर। अब देखो, अभी तक आप याद किए थे कि खाली भुजाएं समानुपाती होती है। अब आपको याद रखना है कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो भुजाएं, संगत भुजाएं के साथ साथ परिमाप भी, परिमाप, माध्यिका, कोण समद्विभाजक, शीर्षलंब, स्मॉल r, अंतः त्रिज्या, परित्रिज्या, इस सब समानुपाती होता है, समान अनुपात में होगा। जितना अनुपात में आपका कोण समद्विभाजक, उतने अनुपात में माध्यिका, उतने अनुपात में शीर्षलंब, उतने अनुपात में परित्रिज्या, उतना ही अनुपात में अंतः त्रिज्या, उतना ही अनुपात में परिमाप, और उतना ही अनुपात में संगत भुजा। सब का अनुपात बराबर होता है, इतना चीज का अनुपात बराबर होता है। कब, जब दो त्रिभुज समरूप हो तब। अब अनुपात बराबर है तो कोई ना कोई कांस्टेंट के बराबर, जैसे हम 1/2 बोल रहे हैं तो 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, के का मान है बराबर। वो एरिया अभी छूटल है, तो एरिया जो है ना, एरिया जो है, जानते हैं एरिया जो है इन सब का स्क्वायर है। यानी समझो अगर पूरे का स्क्वायर कर देंगे ना तो वो जो अनुपात मिलेगा वो किसका निकलेगा, एरिया का निकलेगा। एरिया इन सब का बाप है। हाँ, इस सब का स्क्वायर जब करेंगे तब वो जो रेशियो मिलेगा किसका मिलेगा, एरिया का मिलेगा। लेकिन हम इसी के बराबर एरिया को भी करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जो स्क्वायरवा है ना वो एरिया पर भेज देंगे। तो एरिया पर जब भेज देंगे, हल्ला खोना बात का जी, एरिया इसमें भी पता है नहीं, इसलिए तुम जानना चाहते कितने विद्यार्थी को रिया के बारे में, एरिया के बारे में पता है नहीं। इसलिए मैंने थोड़ा रुक के बोला ए, तब बोला रिया, है ना। एक कहानी है बहुत पहले का, है ना। मैंने किसी बैच में बताया था तो वही मैं जानना चाहता कि इसमें किसको पता है ना। सुनिएगा, स्क्वायर को भेज दिया उधर रूट में, तो देखो स्क्वायर इधर है, ये हो गया 1/2 हो गया आपका, नहीं हो गया तो बराबर में 1/2। तो आपको याद रखना है कि जितना रेशियो इस सब का होगा ठीक उतना, अभी ऑनलाइन में नहीं बताएंगे, है ना। तो ये स्क्वायर है, उधर रूट में भेज दिया गया तो बराबर में हो जाएगा a1/a2 पावर 1/2 हो जाएगा। नहीं बुझाया ना। जैसे देखो यहां इसका अनुपात था 1/2, इस सब का अनुपात कितना था, अभी एग्जांपल लिया था ना 1/2। तो अगर पूछेगा कि इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, 1/4 हो जाएगा।
अगर दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:4 है, दो समरूप त्रिभुज है, आकर संगत भुजा इस रेशियो में है, तो खाली भुजे नहीं होगा, जितना दिख रहा सब यही रेशियो में होगा। अब अगर कोई बोले क्षेत्रफल का रेशियो बताओ, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब अगर क्षेत्रफल का दिया रहेगा ई सब का पूछेगा तो स्क्वायर रूट कर देंगे, 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4। तो वही ना, A1 A2 क्या दिया है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जब कर दिया स्क्वायर रूट, अब पावर 1/2 ना लिख के चाहे तो इसे रूट भी लिख सकते हैं। अगर क्षेत्रफल दिया है और उसका कर दिया स्क्वायर रूट, तो उस सबका बराबर हो जाएगा, इसलिए बराबर में किया गया है क्षेत्रफल का 1/2। समझे बात को। अगर क्षेत्रफल दिया है 9 16, तो भुजा का अनुपात कितना, वर्गमूल कर देंगे 3 4। अब अगर भुजा देख के क्षेत्रफल पूछा तो स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल देख के भुजा पूछा तो स्क्वायर रूट, और भुजा देख के क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर। खाली भुजा ना, मान लेते हैं कि क्षेत्रफल देख के परिमाप का अनुपात पूछ दिया, बोला कि दोनों त्रिभुज समरूप है जेकर क्षेत्रफल 9 16, परिमाप का अनुपात, तो वर्गमूल कर दिया 3 4। अब परिमाप दे दिया 3 4, बोला कि क्षेत्रफल का रेशियो, तो स्क्वायर कर दिया। समझे ना। चलिए बहुत बढ़िया, बुझा गया। देखो यहां पर भी अलग से मैंने लिख दिया, यहां पर क्षेत्रफल वाले को मैंने लिख दिया, क्या है, एरिया ऑफ दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ। देखो एरिया का रेशियो क्या है, तो भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, है ना, छाप लेंगे इसको। इसके बाद अगला हमारा है थेल्स थ्योरम है। लित्तरी सुजीत कह रहा है कि ऑनलाइन वाले आपके स्टूडेंट नहीं है क्या जो हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। और मैंने भी शायद बोला कि लाइव है इसलिए नहीं बोलेंगे, है ना। देखो वो सब कुछ इस तरह का मैटर है ना, वो कहीं पहुंच जाएगा तो फिर दिक्कत है ना। इसीलिए नहीं बोलते हैं। हाँ एगो तनी सा भी है नहीं। मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब लोग के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगा तो कहेगा कि बताइए मास्टर बन गया फिर भी नहीं सुधर रहा, तनीसा और रिया करिए रहा है ना। ये हमारी जब 9 10th में पढ़ते तो इस वक्त की बात है ना, है ना। फिर जानेगा तो लोग कहेगा अब तो इसको सुधर जाना चाहिए था, है ना। आगे बढ़ते हैं, लिख लिया इसको। चलो अगला हमारा थेल्स प्रमेय है, नहीं लिखे, बात सुने में रही है ना। लिख लिए। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो याद रखना क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है वो संगत भुजा के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। इसमें हम लोग कुछ सवाल करेंगे, है ना। 2-3 गो टॉपिक पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, इधर कुछ स्टॉक करते हैं थ्योरी का, उस पे के बाद फिर देखिए हमारा अगला है थेल्स प्रमेय है, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, है ना। थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय होता है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब मैंने बताया था जी, है ना। मिला लेने रेखा त्रिभुज के किसी, यहां पे किसी के बाद एक लगा लेंगे, किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल सही हो गया, है ना। देखिएगा यहां पर जैसे एक त्रिभुज है,
एक यहां पर आपका त्रिभुज है, देखो त्रिभुज यहां पर है कौन सा, ए बी सी है आपका, ए बी सी एक त्रिभुज है। अब हमने क्या किया, त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यहां पर BC के पैरेलल हमने एक लाइन खींच दिया, इसका नाम हमने दे दिया DE। क्या दे दिया, DE। पता है BC के पैरेलल हमने खींचा है। त्रिभुज के किसी एक भुजा, कोई पाबंदी नहीं है कि आप BC के पैरेलल ही खींचिए, AC के पैरेलल भी खींच सकते हैं, AB के पैरेलल भी आप खींच सकते हैं, या फिर सवाल में किसी के पैरेलल खींचा हुआ मिल सकता है ना। बस किसी एक भुजा के पैरेलल एक लाइन खींचना है। तो क्या करता है, जैसे BC के पैरेलल हमने D खींच दिया, तो क्या कहता है, खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, तो आप BC के पैरेलल खींचे, तो त्रिभुज के अन्य दो भुजा कौन हो गया, AB, और कौन सा है, AC है, AB है और AC है ना। अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में बांटती है। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो है ना, ये जो है वो क्या कर रहा है कि AB को और AC को समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में बांटती है। इसका मतलब क्या है कि जितना अनुपात AD और DB का होगा इधर, उतना ही अनुपात AE और EC का होगा। तो वही चीज तो लिखा हुआ है, देखो यहां पर क्या है कि इफ BC पैरेलल D, ये दोनों पैरेलल है, देन पहला नंबर रेशियो सेम है, AD अब बटा DB बराबर क्या होगा, AE बटा EC। थेल्स प्रमेय यही कहता है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को AB को और AC को इक्वल रेशियो बांटती है। जितना रेशियो इधर होगा AD और DB का बराबर, उतना ही रेशियो उधर भी होगा AE और EC का आपका होगा, समझे। एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या बताया था, याद आ रहा है आपको कुछ। वाइस वर्सा का मतलब एक ऐसा शब्द है जो उल्टे स्टेटमेंट को बताता है। ये एक ऐसा शब्द है ज्योमेट्री में हम लोग जनरली यूज करते हैं, थ्योरम में, जो उल्टे भाषा को बताता है। जैसे देखिए इसमें क्या है कि एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, हो गया थेल्स का सीधा। उल्टा अगर कहना है तो कहेंगे कि उल्टा अगर कहना है तो कहेंगे कि किसी त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखो ध्यान से सुनिए, थेल्स थ्योरम क्या होता है और उसका उल्टा क्या होता है, दोनों में भाषा आपको उल्टा लगेगा। पहले थेल्स प्रमेय सीधा क्या होता है, तो सीधा होता है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। देखो समांतर का चर्चा हमने पहले किया है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। अनुपात का चर्चा हमने कहा किया पीछे। ये होता है थेल्स सीधा, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यह थेल्स सीधा। अब थेल्स उल्टा सुनिएगा, उल्टा भाषा में अब हम बोलेंगे। देखिए उल्टा हो जाएगा, किसी त्रिभुज की दो भुजा को AB और AC को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा, अनुपात का चर्चा पहले हो गया, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो समांतर इस बार कहां चला गया, पीछे, उल्टा भाषा नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं थेल्स का विलोम। तो थेल्स सीधा भी सही है, उल्टा भी सही है। उल्टा भाषा लिखने का मन नहीं है, उसके जगह पर एक वर्ड का यूज करेंगे, वो वर्ड है वाइस वर्सा, समझे। एंड वाइस वर्सा मतलब क्या, समझो उल्टा हमने यहां पर लिख रखा है, समझे। तो यहां पर पहला रिलेशन हमारा ये हो गया। एक और चीज आप जानो, ये आपका छोटू ट्रायंगल दिख रहा है ना, ADE, और एक आपका बड़ा वाला ट्रायंगल कौन हो गया, ABC। हमारा कहना है कि ये दोनों भी सिमिलर होगा। तो खाली कहने से नहीं ना होता है, ये वो कंडीशन है, वो सेटिस्फाइड कराइए, है ना। कंडीशन इसका क्या है, एंगल एंगल एंगल, अगर वो सेटिस्फाइड कर रहा होगा तभी समरूप है ना। अब सवाल में कह दिया कि समरूप है, तब तो कहिए दिया कि है, तब तो लेना ही पड़ेगा आपका। लेकिन यहां पर देखिए मैं एंगल को दिखा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा सब लोग। बताइए छोटका त्रिभुज ADE या बड़का त्रिभुज ABC। देखो ADE और ABC में चलिए, क्या ये वाला कोण छोटका बड़का दोनों में कॉमन है क्या? छोटका त्रिभुज में भी ये कोण है, अब बड़का त्रिभुज में भी ये कोण है, दोनों में है कि नहीं है? अच्छा, तो कॉमन हो गया, दोनों में एक कोण बराबर हो गया। अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, बोलो ये ट्रांसवर्सल हो गया कि नहीं हो गया?
आपने पढ़ा है ना, पैरेलल लाइन को काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। अब देखो पैरेलल लाइन के ऊपर, यहां पैरेलल लाइन के ऊपर, क्या ये दोनों बराबर होगा? संगत कोण से। मैंने पढ़ाया था कि पैरेलल लाइन को काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा और इसको कहते हैं संगत कोण कहते हैं। और मैंने कहा था संगत कोण आपस में बराबर होता है। कहां? लाइन एंड एंगल में आपका। तो ये दोनों कोण बराबर होगा। अब देख लो यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। कोई कैसे? तो संगत कोण से नहीं होगा। संगत कोण से आपका ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। इस बात का ख्याल रखिए सभी लोग। ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा, इस बात का ख्याल रखिए। ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। कैसे? तो संगत कोण से। अब देखो दोनों त्रिभुज में चलिए, तो छोटका त्रिभुज का ये कोण, अब बड़का त्रिभुज का भी यही कोण बराबर हुआ कि नहीं हुआ? फिर छोटका त्रिभुज का ये वाला कोण, अब बड़का त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर हुआ। फिर छोटका त्रिभुज का ये वाला कोण, अब बड़का त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर। तो आपको नहीं लग रहा कि छोटका त्रिभुज हो या फिर बड़का त्रिभुज होकर तीनों कोण बराबर नहीं हो गया? दोनों त्रिभुज, छोटे वाले और बड़े वाले का तीनों कोण बराबर हो गया। और आपको पता है जब दो त्रिभुज का कोण बराबर होता है तो त्रिभुज समरूप होता है। समरूप का इन क्राइटेरिया बताए थे, कंडीशन याद है? एंगल एंगल एंगल, नहीं तो एंगल एंगल। अगर दो गो कोण भी दो गो त्रिभुज का बराबर है तो तीनों हम दिखा दिए, तो क्या होगा? दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो वही सेकंड रिजल्ट इसका यह है कि थेल्स प्रमेय में जो त्रिभुज का निर्माण होता है वो दोनों का दोनों त्रिभुज समरूप भी होता है। छापिए, छप गया। अब देखिए अब एग्जाम में सवाल इस पे दिखता है तो लोग समरूप पहले प्रूफ करे लगते हैं। नहीं, एकदम रट लो कि थेल्स जहां लगेगा वहां छोटका बड़का त्रिभुज समरूप होता है, समरूप होता है। बड़े अब बताइए दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। कौन कौन? ए डी और कौन? ए बी सी। तो क्या कर तीनों भुजा समानुपाती अब नहीं होने लगेगा? ई क्या दिख रहा है? ई सिर्फ दिख रहा है द्वितीय भुजा समानुपाती। वो भी त्रिभुज का नहीं है, वो भी त्रिभुज का थोड़ी ना है। वो तो आपका थेल्स कहता है कि बराबर भाग में बांटती है, ए डी और डी बी। फिर ए ई सी। ई सी क्या त्रिभुज का भुजा है? नहीं, त्रिभुज का भुजा या तो बड़का नहीं तो छोटका। तो यहां पर जब प्रूफ हो गया, हटाते हैं, यहां पर जब प्रूफ हो गया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, जब प्रूफ हो गया तो देन तीनों भुजाएं उसका देखिए ए डी और ए बी का रेशियो, फिर डी ई और बी सी का रेशियो, फिर ए ई और ए सी का रेशियो क्या होगा? सब बराबर होगा। आपने तो पढ़ भी किया कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। तो देन में इन सारी चीज को भी नोट कर लेंगे। बढ़े, अगला हमारा थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। बड़े चलो नेक्स्ट हमारा है अगला मिड पॉइंट थ्योरम, जिसको कहते हैं हम लोग मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं। अब कहोगे सर मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? बड़ा सिंपल बात है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी सही है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम कहता है, एंड वाइस वर्सा। चीज को नोट करिए, थ्योरम यही है हमारा। बोर्ड के एग्जाम में ये सब भाषा रटना होता था,
थ्योरम में पूछता था लिखने के लिए कि लिखो थ्योरम, लेकिन यहां पर माथा में इसको लोड कर लिए कि मध्य बिंदु को मिला दिए, कर आधा हो गया समांतर, तो इतने से काम चल जाता है। भाषा याद है नहीं याद है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या करिएगा, रिवीजन के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा। वहां पर ये सब चीज साबित होता था जी, प्रूफ होता था, लेकिन यहां पे हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, वो लंबा लंबा प्रूफ है, कोई मतलब नहीं है उसका। सीधे उसके रिजल्ट को ध्यान में रखिए, क्योंकि कंपटीशन में जो क्वेश्चन में चीजें यूज होता है वो उसके रिजल्ट का यूज होता है। लिख लिए, देखो इसका मतलब समझना है, यहां पर इसका मतलब समझना है। देखो यहां पर हमारा ये त्रिभुज है, कौन सा, ABC। अब देखो यहां पर AB का जानते हैं ये मिड पॉइंट है, और AC का ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इसलिए नाम पड़ा मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। यहां पे क्या है, D क्या है भाई, तो मिड पॉइंट ऑफ AB, AB रेखा का मिड पॉइंट D है, और E क्या है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC है, AC का मिड पॉइंट E है। अब देखो त्रिभुज है ABC, आकर दो भुजा AB और AC का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को हमने क्या किया, मिला दिया। तो मध्य बिंदु प्रमेय कहता है किसी त्रिभुज के दो भुजा कोई भी दो भुजा चलेगा, ऐसा नहीं कि AB है वैसी, कोनो दो भुजा चलेगा, के मध्य बिंदु को मिला दीजिएगा तो पता है तीसरी भुजा के समांतर होगा, और लंबाई में लेंथ में क्या होगा, आधा होगा, है ना, ये थ्योरम कहता है। यानी तीसरी भुजा जो हमारा BC है उसके पैरेलल हो जाएगा, उसके पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हो जाएगा मतलब क्या, इसको कहीं आगे बढ़ाएंगे पीछे बढ़ाएंगे, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। क्या पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को काटती है, कभी नहीं काटती है। तो इसके समांतर होगा, और लंबाई में कितना होगा, आधा होगा। तो देखो इसका यही रिजल्ट है, मिड पॉइंट थ्योरम का पहला रिजल्ट तो यही है कि दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। अब फिर ये जो D की लंबाई है ना, D की जो लंबाई है पूरा BC का कितना होगा, आधा, मतलब अगर ये होगा लंबाई में 2x, तो ये कितना होगा, x। तो वही हमने लिख रखा है कि D इक्वल टू BC/2, ये इसका रिजल्ट है मिड पॉइंट थ्योरम का। इसका उल्टा क्या हो गया, उल्टा ये हो गया कि कभी अगर इसका आधा दिया रहेगा और पैरेलल दिया रहेगा, तो अब दावे के साथ कहिएगा पक्का ये दोनों बिंदुआ जो है ना वो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। जब पैरेलल और आधा दे दिया तब कहेंगे दोनों मिड पॉइंट है, और जब कह दिया मिड पॉइंट है तब पैरेलल आधा, मिड पॉइंट है तब पैरेलल होगा, आधा होगा, सीधा मिड पॉइंट थ्योरम सीधा, और पैरेलल भी है आधा भी है, तो मध्य बिंदु होगा, ये हो गया उल्टा, वाइस वर्सा, उल्टा। लिख लिया इसको, तो याद रहेगा सबको। क्या है मिड पॉइंट थ्योरम, क्या कह रहा है, क्या कहता है बताइए, किसी त्रिभुज की दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी का समांतर के साथ साथ आधा होगा, यही मिड पॉइंट थ्योरम होता है। अब थेल्स थ्योरम होता है कि किसी त्रिभुज के कोनो एगो भुजा, कोई एक भुजा को आप चुन लो और उसके पैरेलल खींच दो, अन्य दो भुजाओं को बराबर बराबर अनुपात में बांटती है। थेल्स में दो गो त्रिभुज बनता है, छोटका बड़का, दोनों समरूप होता है, और जब दोनों त्रिभुज समरूप होता है तो भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। यहाँ पे हमने चर्चा किया है ना। तो अगले दिन के क्लास में हम मिड पॉइंट थ्योरम, थेल्स थ्योरम, सिमिलैरिटी, है ना, और एगो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाएंगे, और बाद एक पर कुछ सवाल कराएंगे, फिर थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे कल, गर्ल्स लोग पहले निकलेंगे।